हेलो स्टूडेंट। यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है प्रतिरोध और ताप के बीच ग्राफ के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, अतिचालक के बारे में और बल्ब के बारे में पढ़ेंगे कि बल्ब के न्यूमेरिकल को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, बल्ब से रिलेटेड न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे किया जाएगा। और हम लोग जो पढ़ेंगे थोड़ा सा ओम के नियम वी आई ग्राफ के बारे में हम लोग थोड़ा जानकारी लेंगे और प्रतिरोध और ताप के बीच यानी ताप के साथ प्रतिरोध परिवर्तन का जो फार्मूला है उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। हालांकि इसी में टाइम तो हो जाएगा, लेकिन अब इसके न्यूमेरिकल के बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आज तो हमें लगता है कि इतने में ही काफ़ी है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रतिरोध ताप में ग्राफ। हेडिंग है प्रतिरोध और ताप में ग्राफ। प्रतिरोध और ताप में ग्राफ। तो हम जानते हैं कि हमारा ताप के साथ प्रतिरोध परिवर्तन का जो फार्मूला होता है टी या डेल टी होता है। यहाँ पे ताप परिवर्तन होता है, कहीं कहीं टी भी लिखा रहता है। प्रतिरोध ताप गुणांक है अल्फा। अल्फा क्या है? प्रतिरोध ताप गुणांक है। अल्फा जो होता है वो डेल्टा आर गुणे डेल्टा टी होता है। तो इसका अगर हम इस फार्मूले से तुलना करें mx प्लस सी, जो एक सरल रेखा का समीकरण होता है। हालांकि ताप के साथ प्रतिरोध परिवर्तन जो समानुपाती होता है ताप के, लगभग सीधी रेखा आती है। तो यहाँ से अगर हम तुलना करें तो C बराबर क्या है हमारा R0 अल्फा डेल्टा टी, जो अंतःखंड है ये है C की जगह R0 है और mx की जगह क्या है y है। mx प्लस c है, y बराबर mx प्लस सी की जगह ये है और m की जगह यहाँ पे क्या है R0 अल्फा है। m की जगह R0 अल्फा। ठीक, तो अगर इससे हम लोग तुलना करेंगे तो R0 अल्फा जो है वो m के बराबर है, जिसको हम लोग tan थीटा कहते हैं। ठीक, तो यानी कि अगर इनके बीच हम लोग ग्राफ खींचे तो ग्राफ कुछ इस तरह से आता है। यह टेम्परेचर है, इस साइड रेजिस्टेंस है, तो ग्राफ कुछ जो है ऐसे आता है। तो यहाँ वाला पोर्शन जो होता है यही R0 है, प्रारंभिक प्रतिरोध उसका होता है। और यहाँ पे आकर के जो है इसका प्रतिरोध 0 हो जाता है इस टेम्परेचर पे, जिसको हम लोग क्रांतिक ताप कहते हैं। क्रांतिक ताप। और क्रांतिक ताप के इधर पदार्थ जो होता है ना वो अतिचालक होता है। अभी बताएंगे आगे। अतिचालक होता है, सुपर कंडक्टर होता है। तो यहाँ पे क्या है, ये है थीटा
जिसको हम लोग ढाल कहते हैं, थीटा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ढाल, जो कोई यम से प्रदर्शित होता है। तो इसका जो ढाल होता है, जिसको हम लोग टेन थीटा कहते हैं, यम कहते हैं या टेन थीटा, वो होता है आर एल्फा। आर नॉट क्या होता है, एल्फा। क्योंकि यहाँ पे आप जान रहे हैं कि आर टी आर जीरो प्लस, इससे अगर हम तुलना करें तो सी के बराबर ये है, अंतखंड है। एम एक्स में तुलना करें, डेल्टा टी वेरिएबल है, तो यहाँ एक्स वेरिएबल है, ये फिक्स है। तो आर नॉट एल्फा जो है वो टेन थीटा के बराबर है। यहाँ अल्फा की वैल्यू रखेंगे तो टेन थीटा की वैल्यू जो आएगी आएगी, रख के देखेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा, अल्फा की वैल्यू क्या है, डेल्टा आर गुणे डेल्टा टी, ये आएगी। भाई अल्फा की वैल्यू यही है ना, डेल्टा आर गुणे डेल्टा टी, मतलब ये आर नॉट होता है यहाँ पे, ये आर नॉट होता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, तो यही तो होता है टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, यही होता है। ठीक, तो जब भी हम R और T के बीच प्रतिरोध को ताप के साथ ग्राफ प्लॉट करें तो इनको ऐसा ग्राफ मिलता है। ये उसका 0 डिग्री सेल्सियस पे प्रारंभिक प्रतिरोध है, और RT क्या है, यहाँ पे ताप परिवर्तन, माने कि T डिग्री सेल्सियस, T टेम्परेचर पे इसका प्रतिरोध है। और हमने जो सरल रेखा y बराबर mx प्लस सी होता है, उससे अगर इसका हमने तुलना किया तो जो ये है वो c है, अंतखंड, यम बराबर ये हुआ टेन थीटा। और जानते हैं टेन थीटा बराबर होगा भी डेल्टा आर और डेल्टा टी में परिवर्तन होगा, तो जो कि ये है, ये प्रारंभिक प्रतिरोध होता है, उसके समानुपाती होता है ये। तो ये अल्फा की ये डिफिनीशन है, ये अल्फा बराबर, और अल्फा का मात्रक भी जानते हैं, प्रति डिग्री सेल्सियस होता है, और अल्फा की जो वैल्यू आती है वो 1/273 प्रति डिग्री सेल्सियस होती है। पीछे हमने बताया है इसको। तो वही है टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो चेंज जो प्रतिरोध है बटे टेम्परेचर, तो ये टेन थीटा होता है। तो अब यहाँ से जो है, ये तो उसका ग्राफ हो गया। अब इसे हम लोग क्रांतिक ताप कहते हैं, और उसके उधर, क्योंकि क्रांतिक ताप पे प्रतिरोध क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्रांतिक ताप पे हमारा जो प्रतिरोध हो जाता है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। कहने का मतलब है ताप घटाने पर चालकों का प्रतिरोध घटता है, यानी ताप घटाने पर चालकों का प्रतिरोध घटता है। जैसे जैसे ताप हम घटाते जाते हैं, प्रतिरोध का मान क्या होता है, घटता है। यानी कि वह न्यूनतम ताप जिस पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है, 0 हो जाता है, क्रांतिक ताप कहलाता है ना। तथा वह न्यूनतम ताप जिस पर चालक का प्रतिरोध 0 हो जाता है, क्रांतिक ताप कहलाता है, क्रांतिक ताप कहलाता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, जैसे हम आगे बढ़ते हैं, प्रतिरोध आते आते यहाँ पे 0 हो जाता है। अब उसके उधर अतिचालक की व्यवस्था होती है, यानी कि क्रांतिक ताप के नीचे, क्रांतिक ताप से कम ताप पर, एक तरह से कहेंगे क्रांतिक ताप से कम ताप पर
चालक जो होते हैं वो अतिचालक की तरह व्यवहार करते हैं, की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक, अतिचालक क्या होता है? अतिचालक मतलब वह चालक जिसका प्रतिरोध शून्य होता है, वह चालक जिसका प्रतिरोध शून्य होता है, वह चालक जिसका प्रतिरोध शून्य होता है अतिचालक कहलाता है। जाहिर सी बात है, जब किसी चालक का प्रतिरोध 0 होगा तो वो अतिचालक सुपर कंडक्टर हो जाता है। क्या हो जाता है? जब प्रतिरोध है ही नहीं है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों को कंडक्ट होने में बहुत आसानी होगी, सुपर कंडक्टर कहलाते हैं। जिस ताप पर जो है वह न्यूनतम ताप जिस पे प्रतिरोध चालक का शून्य हो जाता है उसे क्रांति ताप कहते हैं। ठीक, तो ये था टेम्परेचर और प्रतिरोध के बीच ग्राफ जो इस तरह से आता है। ठीक, और उसमें हमने क्रांतिक ताप क्या होता है, अतिचालक क्या होता है वो भी बता दिया। और ये जो फार्मूला होता है ये प्रतिरोध और ताप परिवर्तन के बीच का फार्मूला है, यानी कि ताप के साथ प्रतिरोध परिवर्तन का फार्मूला होता है। ये उसका प्रारंभिक ताप है 0 डिग्री सेल्सियस पे। कभी कभी रूम टेम्परेचर पे भी ये ताप होता है 27 डिग्री सेल्सियस पे, तो हमें T माइनस वो करना होता है प्रारंभिक ताप, इसीलिए यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है और ताप परिवर्तन होता है। ठीक, जैसे मान लीजिए प्रारंभिक ताप 0 है तब तो ये वाला जो T रहेगा वही आएगा, लेकिन अगर प्रारंभिक ताप कुछ है तो उस T में से उस ताप को घटाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए प्रारंभिक ताप 27 डिग्री सेल्सियस है तो यहाँ पे जो आएगा डेल्टा T की जगह रखा जाएगा T माइनस ये रखा जाएगा। तो चलिए तो यहाँ पे ये जो इसकी डिफिनीशन है, यहाँ अल्फा कैसे आया कि जो प्रतिरोध में परिवर्तन होता है ना, ये जो प्रतिरोध में परिवर्तन होता है वो प्रारंभिक प्रतिरोध के समानुपाती होता है, ताप में परिवर्तन के समानुपाती। इसलिए डेल्टा आर प्रोपोर्शनल आर नॉट और डेल्टा टी, जब इसको हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है डेल्टा आर बराबर अल्फा और नॉट डेल्टा टी, इसीलिए अल्फा बराबर हो जाता है डेल्टा आर नॉट डेल्टा टी। तो ये अल्फा की डिफिनीशन है। और डेल्टा आर जो होता है वो आर टी, यहाँ से डेल्टा आर जो होता है वो आर टी माइनस आर नॉट होता है। ठीक, तो अभी चलिए इस पे हम लोग देख लेते हैं अल्फा की वैल्यू अलग अलग कैसे निकालते हैं। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब हम लोग जानते हैं ये आर टी बराबर होता है आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, या टी से दिखाते हैं दोनों से। अब यहाँ से इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है
अल्फा डेल टी या R0 अल्फा डेल टी बराबर आर टी माइनस आर नॉट। अल्फा की वैल्यू आप इस फार्मूले से आराम से हल कर सकते हैं। मेन फार्मूला हमारा ये है। ठीक, मान लीजिए कि यदि T1 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध जो है R1 व T2 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध अगर मान लीजिए क्या हो R2 हो, तो R1 बराबर हो जाएगा R0 1 प्लस अल्फा T1, R2 बराबर हो जाएगा R0 1 प्लस अल्फा T2। ऐसा होगा। अब R1 R2 मतलब है, देखिए मेन फार्मूला सारे चीज हम सवाल इसी पे इधर उधर करके लगा सकते हैं। हालांकि मैं इस पे आगे सवाल लगाऊंगा, अभी सवाल के लिए आगे पूरा वीडियो बनाना पड़ेगा। अगर हम यहाँ से देखें R1 बटे R2 तो हमें क्या मिलेगा 1 प्लस अल्फा T1 1 प्लस अल्फा T2, गुणा कर दिया जाए तो R2 प्लस R2 अल्फा T1 R1 प्लस R1 अल्फा T2 या R2 माइनस R1 बराबर हो जाएगा R1 अल्फा T2 माइनस R2 अल्फा T1। अब यहाँ से अल्फा कॉमन ले लेंगे तो मिलेगा R2 माइनस R1। अगर यहाँ R1 रहेगा तो T2, R2 रहेगा तो T1। तो एक अल्फा का सूत्र ये है। ठीक है, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये भी अल्फा निकालने का सूत्र है, ये भी अल्फा निकालने, लेकिन हमारा जो मेन फार्मूला है ये है, इसी से ये भी आया है और उसी से ये भी आया है। तो आप या तो इसको याद रखिए या सवाल में इसी का प्रयोग करें। तो रो का भी इसी तरह से आएगा, जैसे हम लोग जानते हैं कि आर टी बराबर R0 1 प्लस अल्फा टी, या इसी को डेल्टा टी भी कहते हैं। चलिए डेल्टा टी लिख देता हूँ। अब R बराबर क्या होता है रो L अपान ए, यहाँ पे रोटी हो जाएगा मान लीजिए, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा रो नॉट L अपान ए 1 प्लस अल्फा डेल टी, L कैंसिल रो कैंसिल, तो रो टी बराबर रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल टी। इसके लिए भी यही फार्मूला अप्लाई होगा। यहाँ पर भी अगर हमें अल्फा चाहिए तो रो टी माइनस रो नॉट रो जीरो डेल्टा टी। ठीक उसी तरह से इसमें भी रो 1 माइनस रो 2 बटे रो 1 T2 माइनस रो 2 T1, ये सब आ सकता है। ठीक, तो इस पे भी हम दो तीन सवाल लेंगे। ठीक, तो ये था बेसिक रूप से ये फार्मूला, जिस पे हम लोग रख करके वैल्यू रख करके, हम कभी कभी अल्फा की वैल्यू पूछ लेता है, कभी कभी टी की वैल्यू पूछ लेता है। ठीक, सारे वैल्यू दिया रहेगा, कभी कभी टी की वैल्यू पूछेगा, कभी अल्फा की वैल्यू पूछेगा, तो दो ही चीज पूछा जाता है ज़्यादातर। तो आप इसमें रख करके कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक, तो हालांकि इस पे आधारित सवाल जो है हम आगे वीडियो में लेंगे। इस पे करीब 3 सवाल ले लिया जाएगा, उतना बहुत है, 3 टाइप के सवाल। ठीक, इसमें एक टेम्परेचर निकालने के लिए, एक अल्फा निकालने के लिए, तो 2 सवाल लिया जाएगा। तो आज देखते हैं। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग बल्ब के बारे में पढ़ते हैं। बल्ब से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है कि कौन बल्ब
ज़्यादा चमकता है, कब ज़्यादा चमकेगा, कब नहीं चमकेगा, कब फ्यूज हो जाएगा। इस तरह का सवाल अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। तो उस तरह का हम जो आज अभी पढ़ेंगे हम लोग बल्ब के बारे में। बल्ब से रिलेटेड सवाल जितने होंगे सब आसान हो जाएंगे। ठीक, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब जैसे हमारा ओम का नियम है, हालांकि ओम का नियम आ भी चुका है। ओम का नियम, ओम लॉ। ओम का नियम मतलब है ओम्स लॉ। ये तो बहुत सिंपल है, हाई स्कूल में आप लोगों ने पढ़ चुके हैं, आप लोगों द्वारा पढ़ा जा चुका है। हाई स्कूल में ये थोड़ा सा डिटेल में है, यहाँ भी डिटेल में ही है, थोड़ा सा डिफिनेशन है उसकी, आप लोग जानते भी हैं। यानी इसका जो लॉ है क्या है कि जब भौतिक परिस्थितियां समान हो, जब भौतिक परिस्थितियां क्या हो, समान हो, खास करके ताप होता है, जैसे ताप हो गया, दाब हो गया, पदार्थ की प्रकृति हो गया, पदार्थ की प्रकृति, लंबाई, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, ये सब जो है का हो, समान हो, कांस्टेंट, विशेष करके ताप। तो जब भौतिक परिस्थितियां समान हो तो चालक के सिरों पे लगाया गया विभवांतर, तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर, तो चालक में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। चालक में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, मतलब V प्रोपोर्शनल टू I या RI। R क्या है, एक नियतांक है जिसे चालक पदार्थ का प्रतिरोध कहते हैं। चालक पदार्थ का प्रतिरोध कहते हैं। ये हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता, लेकिन V और I का अनुपात हमेशा कांस्टेंट आता है किसी भी चालक के लिए। लेकिन हर चालक के लिए R का मान क्या होता है, अलग अलग। विशेष परिस्थितियों में R का मान चेंज होता रहता है, हमेशा कांस्टेंट नहीं। लेकिन R की डिफिनेशन देना हो तो V/I, कोई भी चालक हो तो उसमें विभवांतर I का अनुपात हमेशा वो चालक का प्रतिरोध बताता है, जिसे चालक पदार्थ का प्रतिरोध कहते हैं। इसकी डिफिनेशन हम पढ़ा चुके हैं आगे, पहले ही वाले वीडियो लेक्चर में पढ़ा चुके हैं। तो यहाँ पे पहला केस यह है कि V बराबर जो है RI है, और हम जो है रेखा का समीकरण जानते हैं mx + c, तो है c = 0 है। अगर हम इसमें ग्राफ खींचें तो जाहिर सी बात है एक सीधी रेखा आएगी। अगर V और I के बीच ग्राफ खींचा जाए, इधर I हो इधर B हो, ठीक है। तो इसका यहाँ पे ढाल जो होता है m बराबर जो tan थीटा होता है वो क्या है, R होता है। I वेरिएबल है, x से तुलना हो गया, C पे कोई कटान नहीं, अंतःखंड कोई कट नहीं है, मतलब ये रेखा किसी अक्ष को नहीं काट रही है, न इसको न इसको, तो अंतःखंड 0 है।
ये टेन थीटा है, तो यहाँ पे जो टेन थीटा आर आता है, ये आर बराबर क्या होता है, बी में बी बटे आई। आर बराबर क्या होता है, बी बटे आई या डेल्टा बी बटे आई। तो टेन थीटा जो होता है वो आर के प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि थीटा जो प्रोपोर्शनल आर के होता है, एक तरह से कह लीजिए। यानी कि जिसका ढाल अधिक होगा प्रतिरोध अधिक होगा। ढाल अधिक है मतलब जिसका झुकाव जितना अधिक होगा उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक। बी आई के ग्राफ के बीच जिसका ढाल, जिस चालक का ढाल अधिक होगा, इसमें एक लाइन और अगर हम खींचें, ग्राफ ये है, मान लीजिए ये T1 टेम्परेचर पे है, मान लीजिए T2 टेम्परेचर पे है, ये थीटा 2 है और पहला वाला क्या है, थीटा 1 है। तो यहाँ पे क्या होगा कि थीटा 2 जो है स्मॉलर देन है थीटा 1। इसका मतलब है कि R2 स्मॉलर होगा R1। तो इस तरह से टेम्परेचर T2 भी स्मॉलर होगा T1। तो जिसका ढाल ज़्यादा होगा उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, उसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। ठीक, ढाल थीटा 1 ज़्यादा तो R1 ज़्यादा, तो इसके लिए ये R1 है और ये R2, क्योंकि यहाँ से देख रहे हैं टेन थीटा प्रोपोर्शनल टू क्या है, R है। इस थीटा ज़्यादा तो टेन थीटा भी ज़्यादा, तो जिसका थीटा ज़्यादा उसका आर ज़्यादा, जिसका आर ज़्यादा उसका टेम्परेचर ज़्यादा। तो देखिए थीटा 1 ज़्यादा तो आर ज़्यादा तो T1 भी ज़्यादा इस केस में। ठीक, तो T1 ज़्यादा है, R1 ज़्यादा है। अब इसी तरह से इसका उल्टा अगर हम देखा जाए तो I अगर प्रोपोर्शनल B हो तो यहाँ पे I बराबर हो जाएगा B बटे R, यानी 1 बटे R इन B। तो यहाँ से Y बराबर अगर mx की तुलना करें तो m बराबर tan थीटा बराबर 1 अपान R हो जाएगा। थोड़ा उल्टा रिएक्शन हो जाएगा अगर I इधर हो और B इधर हो। मान लीजिए ये थीटा 1 है और ये थीटा 2 है, तो थीटा 1 का मतलब है कि ये T1 हो गया, ये T2 हो। तो इसमें क्या है कि जिसका थीटा अधिक होगा उसका प्रतिरोध कम होगा। इस केस में इस I और B के बीच खींचा जाए, क्योंकि R के उल्टे हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो है थीटा 1 ग्रेटर देन है थीटा 2, तो उल्टा रिएक्शन होगा। तो इसका मतलब है कि ये जो है प्रतिरोध R1 है, ये R2 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, थीटा 1 किसका है, R1 का है, और थीटा 2 किसका है, R2 का है। तो जिसका थीटा छोटा होगा वो बड़ा होगा, थीटा जिसका छोटा है R1 का, तो इसलिए R1 का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। R2 का थीटा 2 है ना, तो थीटा 2 ज़्यादा है, तो इसका मतलब R2 ज़्यादा होगा R1 से, उल्टा। उसी तरह से T2 ज़्यादा होगा T1 से, T2 ज़्यादा होगा T1 से। तो R1 T1 क्या होंगे, R1 T1 जो होंगे वो छोटे होंगे, R2 T2 बड़े होंगे। मतलब जिसका थीटा बड़ा होगा, तो थीटा किसका बड़ा है, थीटा 2 बड़ा है, तो थीटा 2 बड़ा है, सॉरी इसमें उल्टा हो गया क्या, जिसका थीटा बड़ा होगा उसका प्रतिरोध कम तो उसका टेम्परेचर भी कम होगा। उल्टा हो गया, सॉरी।
अब देख रहे हैं कि थीटा 2 बड़ा है, तो थीटा 2 R2 के लिए है, तो R2 छोटा होगा, है ना भाई। थीटा 2 R2 के लिए है ना, तो T2 भी छोटा होगा। जिसका थीटा बड़ा होगा उसके लिए सारी चीजें छोटा होगा। तो थीटा 2 किसका झुका हुआ है? R2 T2 का, तो ये दोनों छोटे हो जाएंगे। थीटा बड़ा कब ऐसा होगा? I और B, जब I प्रोपोर्शनल B होगा तभी इस केस में। और इस केस में तो जिसका थीटा बड़ा होगा उसका R और T दोनों बड़े होंगे। तो यहाँ पे थीटा 1 बड़ा था, इसलिए R1 T1 बड़े थे। लेकिन उस केस में आई बी में थोड़ा सा वही चीज अपोजिट हो जाएगी। ठीक, तो ये ओम का नियम था, वी आई के बीच ग्राफ था। तो हम यहाँ से ढाल देख करके बता सकते हैं कि कौन सा प्रतिरोध ज्यादा और कौन सा कम होगा। ग्राफ में आई बी में थोड़ा सा प्रतिरोध और ढाल में उल्टा रिएक्शन होगा। वी आई के ग्राफ में ढाल और प्रतिरोध में समानुपात का रिएक्शन होगा। ठीक, जिसका ढाल ज्यादा उसका प्रतिरोध ज्यादा, उसका टेम्परेचर ज्यादा। और उसमें क्या है कि जिसका ढाल ज्यादा उसका प्रतिरोध कम, टेम्परेचर कम। जिसका ढाल कम उसका प्रतिरोध ज्यादा और टेम्परेचर ज्यादा। लेकिन आई वी के रूप में ऐसा होगा। ठीक, ओम का नियम सभी लोग जानते हैं कि जब भौतिक परिस्थितियां समान हो तो चालक किस रूप लगाएगा? विभवांतर चालक में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। V समानुपाते I, R एक नियतांक है जिसे चालक पदार्थ का प्रतिरोध कहते हैं। ठीक ना, तो ये था ओम का नियम, जो इसमें थोड़ा सा रिलेटेड टॉपिक था, तो इसलिए हमने इसे बता दिया। हालांकि ये बेसिक चीज़ है, हाई स्कूल में आप लोग बाकायदे इसको पढ़ चुके हैं, जानते हैं, फिर भी कितने लोग भूल रहे हैं, तो उसको फिर से पढ़ लीजिए। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग चलते हैं बल्ब के बारे में पढ़ेंगे। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है बल्ब, उससे रिलेटेड सवाल भी अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं, तो आप इसमें सारा कंफ्यूजन दूर होगा। ठीक, चलिए। तो अब हम लोग जो है बल्ब के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि बल्ब की यहाँ डिफिनीशन नहीं देना है, बल्ब से रिलेटेड न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे ये चीज़ इसमें देखना है कि बल्ब में क्या होता है। बल्ब में एक टंगस्टन का फिलामेंट होता है, एक प्रतिरोध होता है, टंगस्टन का बना हुआ एक प्रतिरोध होता है जिसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो ऊष्मा का कुछ भाग प्रकाश में बदल जाता है और वो चमकने लगता है, हमें प्रकाश देता है। प्रकाश बल्ब का जो तंतु होता है उसका गलनांक अति उच्च होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं जिसको हम लोग इसमें देखेंगे। मेन तो हमारा फोकस रहेगा न्यूमेरिकल पे। ठीक, तो हमारी हेडिंग रहेगी बल्ब। ठीक, तो बल्ब क्या है? टंगस्टन मिश्र धातु से बना प्रतिरोध होता है। ठीक, बल्ब जो है टंगस्टन क्या है? एक मिश्र धातु है। मिश्र धातु से बना एक, नहीं, टंगस्टन जो है मिश्र धातु नहीं, धातु होता है। मिश्र धातु तो नाइक्रोम होता है, मैग्नीन होता है, कांस्टेंटन होता है। तो टंगस्टन का गलनांक ऊंचा होता है। एक धातु होता है जिसका प्रतिरोध बहुत ऊंचा होता है, गलनांक भी ऊंचा होता है, से बना टंगस्टन धातु से बना एक क्या होता है?
प्रतिरोध होता है। टंगस्टन धातु से बना एक प्रतिरोध होता है जिसमें धारा प्रवाहित करने पर ऊष्मा तो उत्पन्न होती है, ऊष्मा का कुछ भाग प्रकाश में बदल जाता है। ऊष्मा का कुछ भाग किस में बदल जाता है? प्रकाश में बदल जाता है। ठीक है, तो मेन रोल इसका वही टंगस्टन का बल्ब होता है, जिसका एक चीज है इसमें कि जो बल्ब होता है, बल्ब का एक चीज कांस्टेंट होता है और वो क्या होता है? प्रतिरोध। जितने भी बल्ब होते हैं वो सबके प्रतिरोध अलग अलग तो होते हैं लेकिन वो कांस्टेंट होते हैं, सबके वाटेज अलग अलग होते हैं। तो हर बल्ब का प्रतिरोध अलग अलग होता है लेकिन कांस्टेंट होता है। किसी एक बल्ब के लिए प्रतिरोध का मान नियत होता है। सारी चीजें तो बदल सकती हैं लेकिन प्रतिरोध, जैसे कि वाटेज अलग अलग किए जा सकते हैं तो उस हिसाब से उसका प्रतिरोध भी बदल जाता है, लेकिन किसी एक बल्ब के लिए प्रतिरोध नियत होता है। लेकिन सभी बल्बों के लिए एक चीज कांस्टेंट होता है, वो होता है विभवांतर, वोल्टेज। जितने भी बल्ब बनाए जाते हैं सारे बल्बों के लिए उनका जो विभवांतर होता है वो कांस्टेंट होता है। कोई भी बल्ब आप मार्केट से खरीद के लाएंगे तो उस पर एक वाट और वोल्टेज लिखा जरूर होता है। तो वो वाट वोल्टेज अप्रत्यक्ष रूप से क्या बताता है? उस बल्ब के फिलामेंट का प्रतिरोध बताता है और 200 वोल्ट हर बल्ब पे लिखा रहेगा। ठीक, तो वो उसका जो है वो बल्ब की शक्ति और वोल्टता को बताता है, यानी कि बल्ब की रेटेड शक्ति और वोल्टता होती है जो उस पे लिखी होती है। मतलब वो बताती है कि इस पे अगर बल्ब काम करेगा तो बिना फ्यूज हुए काम करेगा और अच्छा प्रकाश देगा। अगर शक्ति वोल्टता उससे कम हुई तो प्रकाश धीमा हो जाएगा, अगर शक्ति वोल्टता उससे ज़्यादा हो गई तो वो फ्यूज हो जाएगा। और जितनी उस पर लिखी रहती है शक्ति और वोल्टता, अगर उतने पे कार्यकारी वोल्टता हमको मिल जाए, जो स्रोत में हम बल्ब को खोजते हैं, मतलब लगाते हैं होल्डर में, तो अगर उतने ही शक्ति का और उतने ही वोल्टता उसको मिली स्रोत से, तब तो वो तेज चमकेगा। कम मिली तो कम हो जाएगी, लेकिन ज़्यादा मिला तो फ्यूज होने का डर रहता है या फ्यूज हो जाता है। तो उस पे जो शक्ति वोल्टता लिखी रहती है प्रत्यक्ष रूप से वो बल्ब का प्रतिरोध होता है। तो हम जब भी बल्ब का प्रतिरोध निकालते हैं उस पे लिखी हुई शक्ति और वोल्टता से निकालते हैं हमेशा। एक होती है कार्यकारी शक्ति वोल्टता, वो अलग होती है, मतलब उस बल्ब को किस वोल्टता के स्रोत से काम कराया जाता है, वो होती है कार्यकारी वोल्टता और शक्ति। लेकिन उस पर लिखी कार्यकारी वोल्टता और शक्ति उसकी होती है कि उस पर वो बिना फ्यूज हुए काम कर सकता है और वो दोनों उसके प्रतिरोध को भी इंगित करते हैं। जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं कि P बराबर V²/R, ये फार्मूला हमेशा बल्ब के लिए लगेगा, तो ये प्रतिरोध को ही व्यक्त करते हैं। तो यहाँ हम इसको इससे व्यक्त करेंगे, या स्मॉल r से व्यक्त कर सकते हैं या कैपिटल से। ये सभी बल्बों के लिए क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ठीक, और इन दोनों का रेशियो ही उस फिलामेंट का रेजिस्टेंस बताता है। ये अलग अलग होता है, इसलिए ये भी हर बल्ब का अलग होता है, लेकिन ये हर बल्ब के लिए क्या होता है? कांस्टेंट होता है, याद रखना। सारे बल्बों पे 200 वोल्ट ही लिखा मिलता है, ठीक ना। तो सभी बल्बों के लिए VR कांस्टेंट होता है, वाट अलग अलग होते हैं, वो प्रतिरोध उसका हिसाब से अलग अलग होता है।
तो जिसका वाट कम होता है उसका प्रतिरोध अधिक होता है, यानी कम वाट के बल्ब का प्रतिरोध अधिक और अधिक वाट के बल्ब का प्रतिरोध कम होता है। तो इसी सारी चीज़ों को हम लोग जो है लिखेंगे, अभी आगे धीरे धीरे इसको समझते हैं। अब हम लोग जो है आगे चलते हैं कि बल्ब जो है किस पे काम करता है। तो जो बल्ब होता है वो धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है, कार्य करता है। और बल्ब के फिलामेंट का गलनांक उच्च होना चाहिए। बल्ब के फिलामेंट यानी टंगस्टन का गलनांक क्या होना चाहिए? उच्च होना चाहिए। ये अच्छे बल्ब के लिए है, ताकि जल्दी वो ज़्यादा ऊष्मा होने पर अधिक जल्दी से पिघल ना जाए, ठीक ना। तो अब जो है हम लोग बात करेंगे वोल्टार शक्ति की। जब हम बल्ब को बाजार से खरीद कर लाते हैं तो उस पर एक वोल्टार शक्ति लिखी होती है। जब हम बल्ब को बाजार से खरीद करके लाते हैं तो उस पर एक शक्ति और वोल्टा लिखी होती है, ठीक ना। तो वह वोल्टार शक्ति जो है वो बल्ब के लिए अधिकतम वोल्टा शक्ति होती है, जिस पर वो बिना फ्यूज हुए कार्य कर सकता है। ये उसकी कार्यकारी वोल्टा नहीं होती है, ये अप्रत्यक्ष रूप से उस बल्ब के प्रतिरोध को व्यक्त करती है। वही चीज है कि जब हम बाजार से बल्ब को खरीद कर लाते हैं तो उस पर एक वोल्टा व शक्ति मतलब वाट और विभवांतर लिखा, वोल्ट लिखा, वोल्टा और शक्ति लिखा होता है, लिखा होता है। यह बल्ब के लिए अधिकतम वोल्टा और शक्ति होता है। यह बल्ब की अधिकतम शक्ति और वोल्टा होती है, जिस पर बल्ब बिना फ्यूज हुए कार्य कर सकता है। फ्यूज क्या होता है? एक तार का टुकड़ा होता है जिसका गलनांक कम होता है और ये मेन परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और ये क्या है कि जो घरों में लगे उपकरण हमको जलने से बचाने के लिए फ्यूज तार लगाए जाते हैं, ठीक ना। और इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे PR व BR से, PR व BR से प्रदर्शित, चाहे स्मॉल r यहाँ लगाओ चाहे कैपिटल। PR और BR इसलिए प्रदर्शित करते हैं कि वो प्रतिरोध को प्रदर्शित तो ये बल्ब की लिखी वोल्टा और शक्ति होती है जिस पर वो बिना फ्यूज हुए कार्य कर सकता है। मतलब अगर शक्ति वोल्टा स्रोत की जिसमें बल्ब को होल्डर में लगाया जाता है जिस स्रोत पे, अगर इसके बराबर मिल गई तो बल्ब बहुत तेज चमकेगा, कम मिल गई तो कम चमकेगा, ज्यादा मिल गई तो फ्यूज हो जाएगा, ठीक है। तो ये कार्यकारी वोल्टा और शक्ति नहीं है, ये इसके प्रतिरोध को व्यक्त करता है। कहने का मतलब होता है कि PR व BR बल्ब की
कार्यकारी शक्ति और बोलता नहीं है, शक्ति व बोलता नहीं है होती है, बल्कि यह अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब डायरेक्ट प्रतिरोध नहीं लिखा रहता, लेकिन वो अप्रत्यक्ष, एक होता है डायरेक्ट प्रत्यक्ष, लिखा रहता है प्रतिरोध, लेकिन ये अप्रत्यक्ष है, डायरेक्ट नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप से बल्ब के प्रतिरोध को व्यक्त करता है। अप्रत्यक्ष मतलब वो बल्ब का प्रतिरोध होता है, ठीक है ना। जिस बल्ब की शक्ति जितनी अधिक होती है उसका प्रतिरोध उतना ही कम होता है, और जिस बल्ब की शक्ति जितनी कम होती है उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होता है। मतलब है कि जिस बल्ब की शक्ति जितना अधिक होती है उसका प्रतिरोध उतना कम होता है, उतना ही कम होता है। मतलब है कि कम वाट के बल्ब का प्रतिरोध अधिक होता है, अधिक वाट के बल्ब का प्रतिरोध कम होता है। शक्ति अधिक, प्रतिरोध कम, यानी कि कम वाट के बल्ब का प्रतिरोध अधिक होता है। उसका उल्टा हम लिख रहे हैं, कम वाट के बल्ब का प्रतिरोध, दोनों हो गया एक साथ, अधिक होता है, और अधिक वाट के बल्ब का प्रतिरोध कम होता है, ठीक है ना। यानी कि जैसे कि हमारा ये एक बल्ब है, तो ये बल्ब क्या दिखाता है, एक प्रतिरोध है, उसके ऊपर एक शक्ति लिखी रहती पी आर, एक वोल्टा लिखी थी बी आर, ठीक। बी आर सभी बल्बों के लिए क्या होता है, सभी के लिए कांस्टेंट होता है। जब बी आर कांस्टेंट होता है तो हम लोग कौन सा फार्मूला लगाते हैं शक्ति के लिए, बी आर स्क्वायर बटे आर, ठीक। और करंट जब कांस्टेंट होती है तो ये वाला लगता है आई स्क्वायर आर, ठीक। हालांकि ये फार्मूला हम पीछे पढ़ा चुके हैं, जब हम लोग व्यय ऊर्जा पढ़ रहे थे, व्यय ऊर्जा शक्ति ऊष्मा, तो उसमें ये सब आया था, शक्ति के फार्मूला। तो वी आर सभी के लिए कांस्टेंट होता है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, वी आर स्क्वायर पी आर। तो जिसका वाट कम होगा उसका प्रतिरोध अधिक, और जिसका वाट ज्यादा होगा उसका प्रतिरोध कम हो जाएगा, उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखना कि किसी बल्ब के लिए, सभी बल्बों के लिए बी आर जो है कांस्टेंट होता है, जो भी होता है 200 वोल्ट। आर और वाट उसके अलग अलग होते हैं, लेकिन किसी एक बल्ब का वाट और प्रतिरोध फिक्स होता है। तो ये जो इसकी कार्यकारी बोल्टा नहीं होती है, ये वो शक्ति बोल्टा होती है जिसपे बल्ब सुरक्षित काम कर सकता है, जो अप्रत्यक्ष रूप से इसके प्रतिरोध को। तो हम जब भी बल्ब का सवाल आएगा उसका प्रतिरोध इसी फार्मूले से हमेशा निकालेंगे, बी आर स्क्वायर अपॉन पी आर। ये इनकी रेटेड शक्ति और बोल्टा होती है जो बल्ब पे लिखी होती है, ठीक। अगर बल्ब, अब कार्यकारी बोल्टा क्या होता है शक्ति, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसी पे चर्चा किया जाए।
चलिए अब हेडिंग है हमारी कार्यकारी बोलता व शक्ति। कार्यकारी बोलता व शक्ति मतलब जब किसी बल्ब को किसी बोलता स्रोत के साथ परिपथ में लगाया जाता है, जब किसी बल्ब को किसी बोलता स्रोत के साथ लगाया जाता है। बोलता स्रोत के साथ क्या होता है? परिपथ में लगाया जाता है। स्रोत के साथ परिपथ में लगाया जाता है। यानी कि जब किसी बल्ब को किसी बोलता स्रोत के साथ परिपथ में लगाया जाता है तो बल्ब पे प्राप्त बोलता और शक्ति को, बल्ब पर प्राप्त बोलता व शक्ति को कार्यकारी बोलता व शक्ति कहते हैं। मतलब जब हम किसी बोलता स्रोत में, अब जैसे हमने बाजार से बल्ब खरीद के लाए और वो बल्ब पे शक्ति लिखी होती है, उस पे वोल्टेज वाटेज लिखा होता है, बोलता लिखी होती है। अब अपने घर में हम स्रोत के साथ लगा दिए, अब वो उस पे काम करने लगता है उसकी शक्ति के साथ और उसकी बोलता के साथ। उसको हम कहते हैं कार्यकारी बोलता और शक्ति। अब हो सकता है कि बल्ब पे हमारा लिखा रहता है 200 वोल्ट, 100 वाट, 50 वाट लिखा रहता है। अब हमारे घरों में जो बिजली है हो सकता है वो 250 वोल्ट पे काम करने लगे, 300 वोल्ट पे काम करने लगे। अगर 200 वोल्ट मिल रहा है उसको तो बल्ब बहुत अच्छे से बिना फ्यूज हुए चलेगा और तेज चमकेगा। लेकिन अगर वही 200 वोल्ट से घर की वोल्टा जो है अगर 300 वोल्ट हो गई तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा, क्योंकि उसकी कार्यकारी वोल्टा बढ़ गई। अभी आगे इस पे हम लोग प्रश्न भी करेंगे। लेकिन अगर वही 150 वोल्ट उसको मिल रहा है 200 के बजाय तो उसकी चमक धीमी हो जाएगी। इसी बात को हमको लिखना है। नंबर 1 लिखेंगे कि जब कार्यकारी बोलता और शक्ति, कार्यकारी बोलता व शक्ति बल्ब की शक्ति और बोलता से कम होती है, बल्ब की रेटेड जो होती है बल्ब की शक्ति व बोलता से कम होती है तो बल्ब की चमक न्यूनतम हो जाती है। दूसरा है कि जब कार्यकारी बोलता व शक्ति बल्ब की शक्ति बोलता के बराबर होती है, बल्ब की शक्ति वोल्टता के बराबर होती है तो बल्ब की चमक अधिकतम होती है। क्या होती है? अधिकतम होती है। तो बल्ब की चमक क्या हो जाती है? अधिकतम हो जाती है, बहुत तेज चमकता है।
और जब अधिक हो जाती है तो बल्ब फ्यूज हो जाते हैं। तीसरी बात लिखेंगे कि जब कार्यकारी बोल्टता व शक्ति बल्ब की शक्ति व बोल्टता से अधिक होती है तो बल्ब फ्यूज हो जाता है। बल्ब क्या हो जाता है? फ्यूज हो जाता है। ये है। तो बल्ब पे लिखी हुई जो होती है, जिसको हम लोग पी आर वी आर प्रदर्शित करते हैं, वो अलग होती है। किस पे उसको काम कराया जाता है वो अलग होती है। जिस पे काम कराया जाता है, अगर इसके बराबर मिल गई बल्ब बहुत तेजी से चमकेगा, कम मिल गई तो चमक न्यूनतम हो जाएगी, ज़्यादा मिल गई तो वो कुछ ही देर में फ्यूज हो जाएगा। तो उसके फ्यूज होने का डर होता है। जैसे हम लोग एक सवाल इसी पे ले लेते हैं, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे कि बल्बों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर या समांतर क्रम में जोड़ने में किस वाट का बल्ब तेज चमकेगा श्रेणी क्रम में, और समांतर क्रम में किस वाट का बल्ब तेज चमकेगा। जैसे हम बल्बों को एक बार श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, एक बार समांतर क्रम में, उसमें ये बताना रहेगा कि श्रेणी क्रम में कम वाट का या ज़्यादा वाट का चमकता है ज़्यादा, कि समांतर क्रम में कम या ज़्यादा वाट का चमकता है। तो उस तरह के प्रश्न आते हैं। हम आगे कंसेप्ट इसको क्लियर करेंगे। इस पे हम एक सवाल ले लेते हैं। सवाल ये है, सवाल को हम लिख लेते हैं और बाकी जो अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सवाल है कि 25 वाट 200 वोल्ट, क्वेश्चन है 25 वाट व 200 वोल्ट तथा 100 वाट 200 वोल्ट, ठीक। दो बल्ब एक 400 वोल्ट की बैटरी के साथ, ठीक, श्रेणी क्रम में जोड़े गए। श्रेणी क्रम में जोड़े गए। एक बैटरी के साथ किस में जोड़े गए हैं? श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। तो इन बल्ब के लिए निम्न का मान ज्ञात करें। इन बल्बों के लिए निम्न का मान ज्ञात कीजिए। जैसे हमारा इसमें पहला सवाल है कि 25 वाट के बल्ब का प्रतिरोध 100 वाट के बल्ब का, 25 वाट के बल्ब का प्रतिरोध। दूसरा है 100 वाट के बल्ब का प्रतिरोध। तीसरा है 25 वाट के बल्ब की वोल्टता, तीसरा है परिपथ में धारा का मान। चौथा है 25 वाट के बल्ब पे कार्यकारी वोल्टता और शक्ति। 25 वाट के बल्ब पर कार्यकारी वोल्टता व शक्ति। और उसी तरह से पांचवा है 100 वाट के बल्ब पर कार्यकारी वोल्टता व शक्ति। ये 5 सवाल है। सवाल है कि 25 वाट 200 वोल्ट, 100 वाट 200 वोल्ट, मतलब बल्बों पे ये लिखा हुआ है कि रेटेड शक्ति और वोल्टता है। 400 वोल्ट के बैटरी के साथ श्रेणी में जोड़े गए हैं। अगले आके समांतर में भी जोड़ सकते हैं। तो इन बल्बों के लिए इनका मान 25 वाट 100 वाट का पहले प्रतिरोध, फिर परिपथ में कुल धारा, फिर 25 वाट के बल्ब पे शक्ति और कार्यकारी वोल्टता कितनी आरोपित हुई, और 100 वाट के बल्ब पे जब इसको 400 वोल्ट से जोड़ा गया तो किसको कितना मिली।
तो उसी के आधार पे वो काम करेंगे। तो चलिए इसके स्टार्ट ले लीजिए, इस सवाल को लगाते हैं। चलिए तो जानते हैं कि हमने अभी बताया था कि जब भी बल्ब का प्रतिरोध निकालना होता है तो जो उसके छपा होता है, जो उसके रेटेड पावर और वोल्टता होती है, उसी से निकालेंगे, जो R बराबर BR² से। ठीक, तो पहला हमारा दिया था क्या, 25 वाट के बल्ब का प्रतिरोध। क्या है कि यहाँ पे जो बल्ब लगे हुए हैं, ₹400 वोल्ट की बैटरी है, ये 25 वाट 200 वोल्ट का है, 100 वाट 200 वोल्ट का। तो जाहिर सी बात है, हमें पहला सवाल निकालना है 25 वाट का प्रतिरोध, बल्ब का प्रतिरोध। तो एकदम बिना किसी शक के क्या निकालेंगे, BR²। तो देखिए 25 200 वोल्ट है गुणे 200, ये कितना है 25, 25 चौका 25 बटे 200 यानी 1600 ओम। उसी तरह से ये दूसरा है 100 वाट के बल्ब का प्रतिरोध, मान लो R1 है, 100 वाट के बल्ब का प्रतिरोध मान लीजिए R2, तो ये हो जाएगा भी BR² कांस्टेंट, PR ये वाट बदलेगा, ये भी 200 गुणे 200, ये 100, ये 400 ओम हो जाएगा। ठीक, ज्यादा वाट का प्रतिरोध कम हुआ, ये तो 400 हुआ तो 200। अब तीसरा क्या था, करंट। हालांकि करंट के लिए हम लोग जानते हैं कि कुल विभवांतर बटे कुल प्रतिरोध होता है, यानी V बटे R होता है ना ओम के नियम से। तो V कितना है, कुल 400 वोल्ट, कुल प्रतिरोध R1 प्लस R2 नेट प्रतिरोध होता है। हालांकि हम लोग सरल परिपथ में ये चीज़ पढ़ेंगे अभी, लेकिन याद रखना कुल विद्युत वाहक बल या कुल वोल्टेज बटे कुल प्रतिरोध। तो ये है 400 और ये कितना है 1600 प्लस 400, कुल मिला कितना हो जाएगा 2000। एक बटे 5 एम्पियर। अब हाँ 3 तो लग गए, चौथा ये पूछा है कि वोल्टा और शक्ति, यानी हमको V1 चाहिए। तो जानते हैं कि V1 निकालना है, V1 निकालना है श्रेणी क्रम में शक्ति, तो I²R से निकलेगा। शक्ति जो है जानते हैं कि समांतर क्रम में अगर कोई चीज़ जुड़ा है तो इससे निकलेगी, और अगर सीरीज में जुड़ा है तो इससे निकलेगा, याद रखो, क्योंकि समांतर में ये कांस्टेंट होता है, सीरीज में ये कांस्टेंट होता है। ठीक, तो हमें V1 चाहिए, यानी पहले की वोल्टता चाहिए, तो VIR ओम का नियम लगाएंगे, तो I और उसका प्रतिरोध, I हमारा 1/5 है, उसका प्रतिरोध कितना है 1600। तो इसको अगर हम हल करेंगे 5×15 यानी कि 20×25 16 दूनी 32, 320 वोल्ट है ना, 320 वोल्ट आएगा। ठीक,
अब हालांकि उसको करना चाहिए था 200 वोल्ट पे, 300 वोल्ट पे फ्यूज हो जाएगा। पावर कितना हो जाएगी, तो ये श्रेणी में है तो I²R1, तो 1/5 गुणे 1/5, R1 कितना है 1600, तो 320 का आधा कितना होता है, नहीं आधा क्या, 5 से गुणा करना है, 32, 320/5, 5 छक 30, 5 चौक 20, 64 वाट। उसी तरह से पांचवा है V2 कार्यकारी वोल्टता क्या हो जाएगी, तो I टोटल करंट R2, उसमें करंट कितनी जा रही है, क्योंकि सीरीज में करंट कांस्टेंट है, I ही जाएगी, इसमें ही I जाएगी, लेकिन इसका प्रतिरोध R1 है, तो इससे इसकी वोल्टता निकलेगी। ओम का नियम जानते हैं, तो 1/5 ये कितनी था 400 ओम, तो ये हो जाएगा 20 चौको 80 वोल्ट। ये कम हो गया तो इस पे तो धीमा चिमकेगा। कार्यकारी शक्ति कितनी हो जाएगी, तो V²/R2, ये नहीं लगाएगा क्योंकि सीरीज में है ना, तो I²R2, सीरीज के लिए I²R2, तो 1/5 गुणे 1/5, R2 400 है, तो इसी से कटेंगे 80/5, 5 एकम 5 और 3 5 36 16 वाट। तो इसमें ये सब अलग अलग निकल गया, तो इसमें कौन सा बल्ब फ्यूज हो जाएगा, तो कौन सा बल्ब फ्यूज हो जाएगा इसमें, अगर ये पूछा जाए कि इसमें कौन सा बल्ब फ्यूज हो जाएगा, तो किसकी वोल्टता देख रहे हैं, हम लगाए हैं 4, इसकी 200 वोल्ट पे अगर काम करता तो ठीक है, लेकिन उसको मिला कितना 320 वोल्ट, उसकी वोल्टता 200 होनी चाहिए, कार्यकारी 320 वोल्ट, किस पे मिला 25 वाट। तो 25 वाट की जो कार्यकारी वोल्टता है उसकी रेटेड वोल्टता से क्या होगी, अधिक है, तो इसलिए 25 वाट का बल्ब फ्यूज हो जाएगा। इसमें 25 वाट का बल्ब फ्यूज हो जाएगा, क्योंकि कार्यकारी वोल्टता बल्ब की वोल्टता से अधिक, बल्ब की वोल्टता से अधिक, तो इसलिए वो क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। अभी एक वीडियो कलर कोडिंग पे भी एक वीडियो है, मुझे बनाना पड़ेगा लग रहा है। कलर कोडिंग और छूटे हुए कुछ न्यूमेरिकल एक साथ हो जाएंगे, बाकी के न्यूमेरिकल एक साथ हो जाएंगे। देखते हैं आगे कैसे कैसे टॉपिक होती है, उस तरह से वीडियो बढ़ता जाए। ठीक है, हालांकि थोड़ा सा ज़्यादा वीडियो इसलिए बनानी पड़ रही है कि कुछ हम बोर्ड के लेवल से हटके भी सवाल बता रहे हैं, तो आपके लिए फ़ायदेमंद ही है। अगर हम बोर्ड टू बोर्ड मतलब पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाना हो बोर्ड के हिसाब से, तो हम अब भी बहुत आगे चले गए होते। हालांकि ये सब तो है, ये सवाल लगाने में, इसी के सवाल लगाने में कन्फ्यूजन होता है, तो आप इसके कॉन्सेप्ट को दिमाग में पकड़ते जाइएगा और लगाने में सवाल में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक, अभी एकदम सरल परिपथ आगे पढ़ेंगे और क्लियर होगा। अभी हम इसके न्यूमेरिकल पे आगे जाएंगे तो और भी क्लियर होगा, तो आप धीरे धीरे आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। हमने ये दोनों फार्मूला पढ़ा दिया था। ये जब सीरीज में कोई चीज़ जुड़ी हो तो ये लगाते हैं पावर के लिए, और जो पैरेलल में जुड़ी है तो इस पावर के लिए लगाते हैं, क्योंकि पैरेलल में V कांस्टेंट होता है और सीरीज में I कांस्टेंट होता है। यहाँ पे हमने वोल्टा निकालने के लिए ओम का नियम लगाया। करंट तो सब में वही जा रही है कि प्रतिरोध अलग अलग है तो वोल्टा अलग, करंट सब में वही जा रही है, प्रतिरोध अलग है तो उसकी शक्ति अलग। करंट निकालने के लिए कुल वोल्टा बटे कुल प्रतिरोध होता है, और बल्बों का प्रतिरोध हमेशा इसी फार्मूले से लगाइएगा, क्योंकि हर बल्ब के लिए VR का मान कांस्टेंट होता है। ठीक,
अब हम बल्बों का संयोजन पढ़ लेते हैं। ये भी कंपटीशन में और बोर्ड लेवल में भी बहुत पूछा जाता है। ठीक, तो अब है हमारा बल्बों का संयोजन। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आखिरी टॉपिक है। चलिए, तो बल्बों का संयोजन। ठीक, पहला है श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम में संयोजन इस तरह का होता है। अब इसके जैसे पावर P1 है, इसकी P2 है, इसकी P3 पावर है। इसको हम लोग PR और इसके रेजिस्टेंस को ऐसे दिखा सकते हैं, R1, R2, R3। तो सीरीज में R इक्विवेलेंट क्या होता है? हालांकि अभी ये चीज़ हमको पढ़ाना बाकी है। कॉम्बिनेशन हमको जो है कॉम्बिनेशन पढ़ाना बाकी है अभी। प्रतिरोधों का संयोजन जस्ट इसके बाद हम लोग वही पढ़ेंगे। अभी कलर कोडिंग में पढ़ा जाएगा, फिर प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा जाएगा। हालांकि ये हो सकता है कि सीरियल थोड़ा आगे पीछे हो जाए, तो उससे कोई घबराने की चीज़ नहीं है, सब मिलेगा। मतलब जितना भी सिलेबस में रहेंगे उससे अधिक ही आप लोगों को मिलेगा कंटेंट जो है, सामग्री। कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो प्रतिरोधों का संयोजन आप लोग इससे परिचित हैं। हाई स्कूल में आप लोग श्रेणी संयोजन और समांतर संयोजन पढ़ा था, और हमने कहा था कि जो धारिता का होता है उसका उल्टा होता है। तो यहाँ से अब देखें कि R इक्विवेलेंट होता है R1, R2, सीरीज में ऐसा होता है। लेकिन हम जानते हैं कि बल्ब की जो शक्ति ये होती है, जानते हैं कि जो ये होता है वो BR²/R होता है। यानी कि बल्ब की शक्ति जो होती है उनके प्रतिरोध की व्युत्क्रमानुपाती होती है। उनके प्रतिरोध के, बल्ब की शक्ति उनके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो अब इनका इक्विवेलेंट इसके जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो 1/P1, 1/P2, 1/P3। तो याद रखना कि श्रेणी क्रम में अगर बल्ब जुड़े हैं तो उनकी शक्ति जो होती है वो उनके उल्टी होती है। मतलब अगर वो R1, R2, R3 में जुड़े हैं तो उनकी जो इक्विवेलेंट शक्ति होती है पावर 1/P1, P2, P3, क्योंकि बल्ब की जो शक्ति होती है बल्ब के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी कि PR जो होता है 1/R होता है, याद रखना है। या इस हिसाब से R जो होता है 1/PR होता है। ये दिमाग में रहना चाहिए बल्ब के लिए है। तो ये प्रतिरोध और शक्ति बल्ब की ही तो है। ठीक, अब चूंकि ये सीरीज में जुड़े हैं, यानी ये कार्यकारी बोलता है किसमें जुड़े हैं? सीरीज में। तो सीरीज में जो कार्यकारी शक्ति होती है इसमें बहने वाली करंट अगर I हो तो I² और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा
तो जो कार्यकारी शक्ति होती है वो आई स्क्वायर इंटू इनका टोटल क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। ठीक, तब यहां से देख सकते हैं कि जो कार्यकारी शक्ति ही तो काम करती है वो प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, आई तो कांस्टेंट है। अब उनके प्रतिरोध के जो बल्ब का प्रतिरोध है उसके क्या हो गए, समानुपाती हो गए। कार्यकारी शक्ति ना कि बल्ब की शक्ति तो हमेशा उल्टी होती है, दिमाग में देखिए कंफ्यूजन ना हो। बल्ब की शक्ति बल्ब के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है, लेकिन श्रेणी क्रम में देखिए करंट कांस्टेंट होती है, तो ये फार्मूला लगाएंगे पावर के लिए। तो पावर श्रेणी क्रम में प्रतिरोध के कार्यकारी शक्ति प्रतिरोध के समानुपाती होती है। कौन, कार्यकारी शक्ति। और यहां से देख रहे हैं बल्ब के लिए आर किसके व्युत्क्रम है, 1/PR के। तो इसका मतलब है कि जिस बल्ब का शक्ति कम प्रतिरोध ज्यादा होगा, जिस कम वाट का बल्ब होगा तो उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा, उसके ऊपर शक्ति उष्मा जो कंजम्पशन होगा वो ज्यादा होगा, मतलब जिसके ऊपर शक्ति क्षय ज्यादा होगा वो ज्यादा चमकेगा। तो जाहिर सी बात है जिस बल्ब की पावर कम होगी उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा, तो उसके ऊपर शक्ति क्षय कार्यकारी शक्ति ज्यादा होगी, इसलिए वो ज्यादा चमकेगा। तो यानी कि कम वाट का बल्ब जो है श्रेणी क्रम में कम वाट का बल्ब ज्यादा चमकता है और ज्यादा वाट का बल्ब कम चमकेगा। अर्थात श्रेणी क्रम में कम वाट का बल्ब ज्यादा चमकता है और अधिक वाट का बल्ब कम चमकता है, ऐसा श्रेणी क्रम में होता है। क्योंकि चमक जो होती है वो कार्यकारी शक्ति वोल्टता पर निर्भर करती है। हम प्रतिरोध और बल्ब की शक्ति का रिलेशन इससे लेते हैं, तब हम यहाँ से देख लेंगे कि अगर कम वाट का बल्ब है तो उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा, उसके ऊपर जो कार्यकारी शक्ति ज्यादा होगी, इसका मतलब वो चमकेगा ज्यादा। तो इसका मतलब है कि कम वाट का बल्ब यानी ज्यादा प्रतिरोध वाले का बल्ब ज्यादा चमकेगा, लेकिन श्रेणी क्रम। अब कम, जैसे अगर हम 25 वाट और 100 वाट की बात करें तो ये ज्यादा चमकेगा, ये कम चमकेगा, ये ज्यादा चमकेगा। ठीक, तो ये दिमाग में बैठा लेना, कंफ्यूजन ना होना। बल्ब की शक्ति और प्रतिरोध इस फार्मूले से लेना, क्योंकि उस बल्ब के लिए VR कांस्टेंट है और उसकी तुलना प्रतिरोध से उसके कार्यकारी शक्ति से करना। तो जिसका वाट कम होगा उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा, तो इस फार्मूले से हमने देखा उस पर कार्यकारी शक्ति ज्यादा होगी। कार्यकारी शक्ति ज्यादा मतलब ज्यादा चमकेगा। ये सूत्र हमेशा उत्पन्न उष्मा शक्ति के लिए लगाया जाता है श्रेणी क्रम में, और समांतर क्रम में कौन सा लगाया जाएगा, V²/R वाला। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं हम लोग समांतर क्रम में, आखिरी टॉपिक। चलिए, समांतर संयोजन। समांतर संयोजन कैसे होता है जानते हैं। ये समांतर संयोजन है।
3 बल्ब समांतर में जुड़े हुए हैं। अब इनके जो पावर्स हैं वो P1 P2 मान लीजिए है, P3 P1 R1 P2 R1। तो हम R1 R हर जगह नहीं लिखेंगे, ठीक। इसके जो कार्यकारी वोल्टा V1 V2 V, तो V1 V2 क्या, इसकी कार्यकारी वोल्टा एक ही होती है, V होती है, क्योंकि ये किसमें है करंट, बल्कि इसमें अलग अलग होती है। तो यहाँ पे जानते हैं कि बल्ब के लिए अब इसका इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस समांतर क्रम में क्या होता है, आर इक्विवेलेंट 1/R1 होगा, 1/R2 होगा, 1/R3 होगा। रेजिस्टेंस R1 R2 और R3। लेकिन आप जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है वो VR² होता है, यानी R 1/PR। कहने का मतलब है कि जो बल्ब की शक्ति होगी वो रेजिस्टेंस की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती हो। तो पावर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, इसमें इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक। रेजिस्टेंस का पावर क्या होता है, ये बल्ब की शक्ति, कार्यकारी की बात ही नहीं करें, कार्यकारी तो अब लगेगा। अब कार्यकारी जब वोल्टा लगाते हैं तो यहाँ पे V कांस्टेंट है, तो ये लगाएंगे V²/R। तो यहाँ से जो कार्यकारी शक्ति है वो रेजिस्टेंस के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। और यहाँ से जो पावर है वो 1/R के है, तो इसका मतलब है कि ये PR हो गया। मतलब है कि जिसकी शक्ति ज्यादा होगी, अधिक वाट वाले पे शक्ति ज्यादा होगी, मतलब जिस बल्ब का प्रतिरोध कम, शक्ति ज्यादा होगी, उस पे कार्यकारी शक्ति भी ज्यादा होगी। जिस बल्ब की शक्ति ज्यादा होगी, जिसका प्रतिरोध कम होगा, उस पे कार्यकारी शक्ति भी ज्यादा होगी, वो ज्यादा चमकेगा। इसका मतलब अधिक वाट वाला समांतर क्रम में प्रतिरोध कम होगा और उस पे कार्यकारी शक्ति ज्यादा आएगी। तो समांतर क्रम में अधिक वाट वाले की कार्यकारी शक्ति ज्यादा होती है, वो अधिक चमकता है। तो ये बात ये हम लोग इसी में लिखेंगे कि समांतर क्रम में अधिक वाट वाला बल्ब अधिक चमकता है तथा कम वाट वाला बल्ब कम चमकता है। अब जैसे 25 वाट और 100 वाट, तो ये अधिक चमकेगा, ये कम चमकेगा। ये अधिक चमकेगा और ये कम चमकेगा। ठीक है ना। तो ये था बल्बों से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट। आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग जो है बल्ब का वोल्टा और शक्ति को अलग तरह से फील करिए, ये दिमाग में बैठा लीजिए कि बल्ब की शक्ति और प्रतिरोध एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। बल्ब का प्रतिरोध हमेशा VR² से निकालेंगे। समांतर क्रम में हमेशा फार्मूला जो कार्यकारी शक्ति का होगा वो V²/R से होगा, और श्रेणी क्रम में जो कार्यकारी शक्ति निकाली जाती है वो I² से होता है। तो जिस बल्ब की कार्यकारी शक्ति अधिक होगी वही चमकेगा। तो आपने देखा कि श्रेणी क्रम में जो कम वाट का होता है, अधिक प्रतिरोध वाला होता है, उसकी कार्यकारी शक्ति अधिक आती है, इसलिए वो अधिक चमकता है। और समांतर में आपने देखा कि अधिक वाट वाले बल्ब की कार्यकारी शक्ति अधिक होती है, जिसका प्रतिरोध कम होता है,
और वो अधिक चमकता है। तो इसीलिए घरों में जो है कम प्रतिरोध वाला लगाते हैं, समांतर क्रम में संयोजन होता है घरों की वायरिंग। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अब अगले वीडियो लेक्चर में फिर नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, पढ़ाई करते रहिए और अपनी परीक्षा की ईमानदारी से तैयारी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।